सड़क ऐसी है इस टाइम पर जैसे स्विमिंग पूल के माफिक। देखने की ये कोशिश करेंगे तो ये पूरा जो गांव है, दो गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो आज स्थिति पुल टूटने के बाद हम देखे हैं, वो स्थिति हम कभी जीवन में नहीं देखे थे। पानी तो यहाँ ड्यूटी रूम है, इसमें भी आ गया है। वार्ड में भी पानी कुछ घुसा हुआ है, नाली का पानी भी आ जाता है अंदर। दोनों जगह से गांव के इधर भी उधर भी पूरा नाला बन चुका है। मलबे के कारण जो सड़क के नीचे जो तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग पर जो पुस्ता लगाया गया था वो भी पूरी तरीके से ढह गया है। देश के कई शहरों में बारिश से हाल बेहाल है और सबसे पहले बात राजस्थान के टोंक की करते हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाकर रखी है। यहां पर देखते ही देखते ट्रक ने जल समाधि ले ली। दरअसल यहां पर सड़क पर पानी भरा था, जहां ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था और इसी बीच ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर और सहायक ने तैरकर वो बाहर निकल गए, उनकी जान बच गई। हमीरपुर रोड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोंक राजस्थान की ये तस्वीर है और ये ट्रक किस तरीके से पानी के अंदर डूबता हुआ नजर आ रहा है वो आप देख लीजिए। इस ट्रक के अंदर ड्राइवर और एक और व्यक्ति मौजूद था। हालांकि उन्होंने तैरकर किसी तरीके से इस ट्रक से बाहर निकलकर तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन किस तरीके से ये बारिश के पानी से जो सैलाब यहां पर बना है, उसके बाद ये ट्रक जल समाधि लेता नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने। ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये पानी की वजह से जो सैलाब का मंजर आपको नजर आ रहा है, यहां पर ये देखिए बॉक्स के अंदर एक ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रक और इसके अंदर एक ड्राइवर था और ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था जो इस ट्रक को ड्राइव कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक से अनियंत्रित हो गया ट्रक और इस नदी के अंदर गिर गया। हालांकि जो ड्राइवर था और साथ में उसके व्यक्ति था, उन्होंने इस पानी से तैरकर अपनी जान किसी तरीके से बचा ली, लेकिन उसके बाद यह ट्रक किस तरीके से पानी के अंदर डूबता जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो पूरी तस्वीर है ये टोंक राजस्थान की है। देखिए किस तरीके से ये ट्रक जा रहा था। एक व्यक्ति यहाँ ट्रक में आपको नजर आ रहा है और आगे एक ड्राइवर है जो बैठा है, ट्रक को चला रहा है। ये यहां से गुजर रहे थे और इसी बीच ये जो ट्रक है ये अनकंट्रोल्ड हो गया और किस तरीके से फिर ये नदी के अंदर डूब गया और ये ड्राइवर और सहायक किसी तरीके से बाहर निकल आए, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई कि ट्रक पानी के अंदर डूब रहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गरजता हुआ आसमान इस वक्त डरा रहा है, बरसती बूंदें खौफ भर रही हैं, क्योंकि इंच इंच बढ़ता पानी डुबो रहा है, शहर को डुबो रहा है, गांव डुबो रहा है और डूब रहे हैं आशियाने जिन्हें सारी जिंदगी खपाकर तैयार किया गया था। दरअसल सैलाब पर हमारी स्पेशल कवरेज, विलाप, विस्थापन, हाहाकार, आषाढ़ की बाढ़ की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें आप महसूस कीजिए कि किस तरीके से सैलाब से सहमी आबादी का दर्द, जिनके लिए आसमान से बारिश नहीं मुसीबत बरस रही है। अलकनंदा नदी का उफान दोनों छोर पर बसी आबादी को परेशान कर रहा है। नजर लहरों से हट नहीं रही। खतरे के निशान को पार करने को बेताब अलकनंदा का ये रूप वाकई डराने वाला है। घाट डूब चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं और अब उफनती लहरों का शोर खौफ भर रहा है। रुद्रप्रयाग में हो रही तेज बारिश ने केदारनाथ हाईवे पर बनी एक 50 मीटर लंबी सुरंग को डैमेज कर दिया है। सुरंग है जो केदारनाथ से के लिए जाती है, तो वो सुरंग भी टूट चुकी है। वहाँ पर ऊपर से लगातार जो जाले बिछाए गए थे वो भी सब नीचे आ चुके हैं। हादसा न हो इसलिए तत्काल सुरंग से गाड़ियों की आवाजाही को रोकना पड़ा। नाम पर मत जाइए,
बूंदी में इतनी बूंदाबांदी हुई कि गली गली में नदियां फूट पड़ी हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसे बादल सही साबित करने पर तुले हैं। नदी और तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं, पानी मनमानी पर उतारू है और आबादी घरों में कैद रहने को मजबूर है। दलेलपुर इलाके में एक पुलिया के डैमेज हो जाने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बड़े बड़े गड्ढे पुलिया पार करने की चुनौती दे रहे हैं। 10 जुलाई तक राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी है। वैसे तो पुल गिरने के कारण बिहार नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन जहां पुल नहीं गिर रहे वहां भी आबादी की टेंशन का मीटर हाई है। ये कैमूर है, जहां मोहनिया हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों को पहले सैलाब से पार पाना है, फिर अस्पताल से। घुटनों तक पानी में अस्पताल जाना है और मॉनसून ने इस बाधा को अनिवार्य बना दिया है। और जो मरीज अस्पताल के अंदर हैं, उनका हाल तो पूछिए मत। अस्पताल के वार्डों में नाले का गंदा पानी घुस रहा है। स्वास्थ्य सही होने की बजाय बिगड़ने लगा है। पानी बारिश हुआ क्योंकि लोलैंड है तो अस्पताल में पानी हो जाता है। वो बहुत यहाँ का पुराना प्रॉब्लम है। पानी बंद होते ही हम लोग निकालने का व्यवस्था करें। किस किस वार्ड में पानी गया है? इमरजेंसी की तरफ लोलैंड है, इमरजेंसी वार्ड में हम लोग का जो इमरजेंसी का ट्रॉमा सेंटर वाला है, उसी में पानी से अभी उसमें मरीज भी हैं क्या कुछ? हाँ, मरीज तो है ही, मरीज इमरजेंसी वार्ड में मरीज भी हैं। मरीज के बेड तक पानी जा चुका है। हाँ, बेड तक पानी जा चुका है। यूपी के 2 जिले बहराइच और बरेली भी आसमानी मुसीबत से जूझ रहे हैं। बहराइच में एक रात की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मेडिकल कॉलेज के पास इतना पानी जमा हो चुका है कि वहां एक शख्स नाव लेकर पहुंच गया। प्लाई की नाव के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहराइच की सड़कों पर जमा पानी लोगों की फिक्र डबल कर रहा है। बरेली में बारिश की मुलाकात जब शानदार इंजीनियरिंग से हुई तो एक पुल की बलि चढ़ गई। देवरनिया नदी पर बना ये कच्चा पुल एक दिन की बारिश नहीं झेल सका और 5 जुलाई की सुबह ढह गया। इस पुल के ढहने से 10 से ज्यादा गांव का रास्ता बंद हो गया। दो घंटे की बारिश में ये फिरोजाबाद का हाल है। एबीपी रिपोर्टर जल जमाव और आबादी की समस्या से जुड़े सवाल लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे तो चौखट देखकर ही चौंक गए। नगर निगम खुद मदद की आस में है। देखिए फिरोजाबाद नगर निगम के कर्मचारियों को। दफ्तर पानी पानी हो चुका है। ये शिकायतें करें तो करें किससे? दिन बीत रहे हैं और असम का दर्द बढ़ रहा है। नुकसान और तबाही का मीटर भी बढ़ रहा है। आसमान की तरह पीड़ा भी अनंत है। ब्रह्मपुत्र नदी का कोप 29 जिलों को डुबो रहा है। पानी है कि उतरता ही नहीं। अपने ही जिले में आबादी राहत कैंपों में शिफ्ट हो रही है क्योंकि घर अब रहने लायक रहा नहीं। मौत का मीटर 50 को पार कर चुका है। स्कूल कॉलेज राहत शिविरों में तब्दील हो चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी ब्रह्मपुत्र के कोप से नहीं बचा। 30 से ज्यादा जंगली जानवर सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई भविष्यवाणी बताती है कि यह हफ्ता नॉर्थ ईस्ट के लिए भी भारी हो सकता है। असम के जो जिले सबसे बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनमें कामरूप, करीमगंज, तिनसुकिया, लखीमपुर शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अलर्ट है, पूरा अलर्ट है और तैयार है रेस्क्यू के लिए, सभी कुछ सपोर्ट के लिए। तो लाइफ स्टॉक
पॉपुलेशन का भी बहुत ही नुकसान हुआ है और यहाँ पे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में 3 आदमी मौत हुआ है। अब देखिए, इसी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर मलबा जम गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बछेली खाल के पास बंद कर दिया गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे फाटक क्षेत्र में बंद। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई जगहों पर मलबा आने से सड़क को बंद कर दिया गया है। तो आवाजाही प्रभावित हो रही है। भारी बारिश जिसके बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से कई जगहों को बंद करना पड़ा। 3 तस्वीरें, टिहरी में लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बछेली खाल के पास बंद कर दिया गया ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना यहां पर न हो। NH फाटक क्षेत्र में भी बंद कर दिया गया है और उत्तरकाशी में भी देखिए लैंडस्लाइड हुआ है। रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर मलबा जमा हुआ है। लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है और उसी वजह से आवाजाही के लिए रास्तों को रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये वो नेशनल हाईवेज हैं जो लगातार जहां से आवाजाही होती है। अब ऐसे में कोई घटना यहां पर ना हो इस वजह से एहतियात के तौर पर इन रास्तों को बंद कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी पीएम के गढ़ गुजरात में हुंकार भरने वाले हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सदन में पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। अहमदाबाद में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें शिवजी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आगे की रणनीति बना सकते हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला राजनीतिक दौरा हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि गुजरात में। हम अहमदाबाद में हैं और मेरे पीछे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है जो राहुल गांधी के आगमन से पहले एक तरीके से तैयार है और बड़ी संख्या में इस दफ्तर के चारों तरफ पुलिस बल यानी सुरक्षा बल मौजूद हैं। दरअसल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त है। जिधर भी आप नजर डालेंगे वहां पर आपको पुलिस वाले नजर आएंगे। अर्धसैनिक बलों की भी यहाँ पर तैनाती है और कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ स्वाभाविक तौर पर नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीरें लगाई हैं, लेकिन एक तस्वीर जो लगभग हर बैनर और होर्डिंग में नजर आ रही है वो तस्वीर ये है जिसमें कि राहुल गांधी शंकर भगवान की तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण की, जब राहुल ने शंकर जी की ये तस्वीर लोकसभा में दिखाई थी और अपनी बात को रखने की कोशिश की थी। देखिए आप जिस भी तस्वीर पर जिस भी होर्डिंग पर नजर डालेंगे आपको राहुल गांधी की यही तस्वीर नजर आएगी। शिव भक्त के तौर पर राहुल गांधी को पहले से कांग्रेस प्रोजेक्ट करती रही है और अब ये लोकसभा के अंदर की तस्वीर जिसमें राहुल शंकर जी की तस्वीर दिखा रहे हैं उसके जरिए एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कवायद कांग्रेस पार्टी की। दरअसल इसी तस्वीर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं। इसे बीजेपी ने हिंदुओं का अपमान करार दे दिया और इसी बयान के कारण प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ गए और वो प्रदर्शन जो है वो टकराव में बदल गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की और उस मामले में कांग्रेस के करीब 5 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और राहुल गांधी उन्हीं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अहमदाबाद आ रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधा राहुल पुलिस थाने जाएंगे जहां पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में, और इसके बाद राहुल आएंगे प्रदेश कार्यालय। यहां पर राहुल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके अलावा बीते दिनों में गुजरात में अलग अलग हादसे हुए हैं, चाहे वो मोरबी का पुल हादसा हो या फिर सूरत में आगजनी की घटना हो, इसके अलावा नाव हादसा, इन तमाम हादसों के पीड़ितों से राहुल गांधी मिलेंगे और जाहिर सी बात है इन सबके जरिए सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। लोकसभा में राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह ऐलान भी किया कि अगले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगी। हालांकि जाहिर सी बात है तब वो भाषण का हिस्सा लगा, लेकिन जिस तरह राहुल अपने पहले दौरे के तहत अहमदाबाद आ रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की गंभीरता राहुल गांधी की है गुजरात को लेकर के। यहाँ पर कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश
करते हैं कि राहुल के आने का संदेश क्या है। लालजी भाई देसाई हैं हमारे साथ, कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख हैं। लालजी भाई, क्या मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं अहमदाबाद पहुंचकर? देखिए, मैं जो मैसेज राहुल जी देना चाहता हूं वो मैसेज भी दिखाना चाहता हूं। राहुल जी पूरी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और उसके बाद आपने पूरे संसद में भी देखा होगा कि शिव जी का तस्वीर लेके वो कहते हैं अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, डरेंगे तो रोज मरेंगे, हम डरेंगे नहीं और किसी को डराएंगे भी नहीं। संगी डंडा लेकर निकलते हैं, हम झंडा लेकर निकलते हैं। और राहुल जी का ये भी कहना है, और हम सब भी कहते हैं, झंडा जोड़ता है और डंडा तोड़ता है। वो डंडा पुलिस का हो या वो डंडा गुंडा का हो, वो डंडा संगी का हो, डंडा डराता है, डंडा तोड़ता है। तो देखा आपने संसद के भीतर जो चुनौती राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर देते हुए नजर आए, बीजेपी को देते हुए नजर आए, उसी की रणनीति बनाने के लिए गुजरात आज राहुल गांधी पहुंचकर बैठक करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। देश में हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी की जान से खेलने का अधिकार नहीं है। हाथरस में यही खेल हुआ है, जिसका नतीजा 100 से ज्यादा लोगों की मौत के रूप में सामने आया। आखिर हाथरस में सबसे बड़ी चूक कहां पर हुई? इसके लिए सिस्टम के कितने किरदार जिम्मेदार हैं? आज इसका हर सच आपके सामने आएगा। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन भोले बाबा में आज कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो खुद पूरे महकमे की पोल पट्टी खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए गुनाह, गवाह और सबूतों के साथ ऑपरेशन भोले बाबा। मौत के इस मंजर की पूरी दास्तान पर आज पहली बार सबसे बड़ी गवाही होगी। गवाही होगी एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसानों की जान की कीमत जानवरों से भी सस्ती थी उस दिन हाथरस में। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं, पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते। गवाही होगी ऑपरेशन भोले बाबा में, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि लाखों लोगों को किसने मरने के लिए छोड़ दिया था उस दिन हाथरस में। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम संभाल लेंगे। यकीन मानिए, आज पहली बार ऑपरेशन भोले बाबा में एबीपी न्यूज के कैमरे पर 2 ऐसे किरदार हम पेश करने वाले हैं, जिनका कबूलनामा साबित कर देगा कि 2 जुलाई को सिस्टम कैसे आईसीयू में था। एम्बुलेंस हमसे 1 की डिमांड हुई थी, 2 भेजी थी एम्बुलेंस। अब ये नहीं आइडिया था कि वो इतना बढ़ गया है, बढ़ने के बाद फोर्स और बढ़ाया गया। ऑपरेशन भोले बाबा में आज बात गुनाह की होगी, गवाहों की होगी और यकीनन सबूत तो आपके सामने आने ही वाले हैं। संख्या पहले हमें नहीं पता था, संख्या तो हमें कल पता चली है जब ये वारदात हुई है। हाथरस कांड को सबसे पहले दिखाने वाले एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसे 2 राजदारों को अपने हिडन कैमरे में कैद करने में कामयाब रहे, जिनका एक एक लफ्ज आपको झकझोर देगा। 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस रिश्तेदार भी पलक झपकती ही पता नहीं चला। अगले 30 मिनट तक हर मिनट आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप सिस्टम को समझ सकें और ऐसे हादसों से बचकर रहें। तो देखते रहिए ऑपरेशन भोले बाबा एबीपी न्यूज पर। हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत सरकारी फाइल में एक हादसे के रूप में दर्ज है। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इससे जुड़े कुछ किरदारों ने ऐसा खुलासा किया जो कि पांव तले की जमीन खिसकाने वाला है। एबीपी न्यूज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन ने पुलिस से लेकर स्वास्थ्य महकमे तक की पोल खोल दी। इससे साफ होता है कि अगर प्रशासन अलर्ट होता ना, तो यह हादसा ना होता। अगर बाबा की स्पेशल फोर्स के आगे पुलिस ने सरेंडर ना किया होता, तो इतने लोग बेमौत नहीं मरते।
जहाँ की चरण व्रज लेने इतनी पब्लिक आती है। सेवादार के नाम से वो सारी व्यवस्था वही संभाल, तो 2 मिनट का समय भी मिलेगा। पलक झपकती है, घटना लेना हो गई। वीडियो बंद कर ले भाई, नहीं तो दल यार। ये तब की तस्वीर है जब सिकंदराराव के फुलरई गांव में हादसे के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। ये अभी बरसे नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि कुछ ही देर बाद सत्संग के लिए जुटी इस भीड़ की जगह लाशें बिखरी हुई। इस तस्वीर में इन सफेद यूनिफॉर्म वाले सुरक्षा कर्मियों पर गौर करें। इसे बाबा भोले के सेवादारों की वो स्पेशल फोर्स बताया जा रहा है जो पुलिस को पंडाल के भीतर घुसने नहीं देती। फुलरई नाम की जिस जगह पर बाबा का सत्संग कार्यक्रम था, वो इलाका हाथरस के सिकंदराराव पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस थाने के सब इंस्पेक्टर मानवीर सिंह तब ड्यूटी पर वहीं तैनात थे। आपसे सर वहाँ ड्यूटी लगी थी तो आगे थे हम, लेकिन ट्रैफिक संभालने। ड्यूटी भीड़ को मैनेज करने की थी, लेकिन पुलिस ने यहां अपनी भूमिका सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल तक सीमित कर ली थी, क्योंकि बाबा के भक्तों की तरफ से पुलिस की पंडाल में नो एंट्री थी। हाँ, ये अपनी व्यवस्था खुद ही संभालते हैं, अंदर की रोड की हम संभालते हैं। पुलिस प्रशासन भी ज्यादा मदद लेते हैं, पंडाल में तो अंदर जाने नहीं देते ना। सुना, बाबा सूरजपाल के इस सत्संग कार्यक्रम के पंडाल के भीतर पुलिस की एंट्री नहीं थी, वो सिर्फ ट्रैफिक संभालने में जुटी थी। पुलिस वाले कहते दिखे ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते ना, ये प्रोटोकॉल हम तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाइए। सर कोई भी कई सत्संग, ये तो गजब का प्रोटोकॉल, कई सत्संग होते हैं। आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, इंडिया है, ये आसान होता है। कुछ 80,000 से ज्यादा भीड़ आई, उसे भी तो नहीं रोक सकते। हम तो अपनी व्यवस्था ट्रैफिक को संभालने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के आप किसी की आस्था को हम वही कहते हैं 2 रफ्ती मारे अभी 2 लटके, क्या होगा? अभी आपके क्वेश्चन उल्टे होंगे। पुलिस वाले हादसे के बाद भी कह रहे हैं सवाल आस्था का था, हम बाबा के सेवादारों वाली फोर्स पर दबाव नहीं डाल सकते थे। नंबर पुलिस से मांगे थे या बस ये बोला था कि हमने आपको सूचित कर दिया, हमारे कार्यक्रम में भला भला। हाँ, बस हमारा कार्यक्रम फोर्स नहीं मांगी, वो तो हमने मांगा है, देखता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम संभाल लें। ये तो हमने देखा कि अब LIU रिपोर्ट होती है, हमारे यहाँ भी देखते हैं, लोकल से इनपुट मिलने के बाद भी तो फिर अपने यहाँ से रिपोर्ट भेज के हमने वो फोर्स मंगाया। ऐसा नहीं थाने के फोर्स बाहर से फोर्स है। अब सवाल है, अगर सिकंदराराव थाने की पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो कितनी फोर्स मंगाई गई और कितने पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया? जवाब खुफिया कैमरे में कैद है। कितने फोर्सेस रही? 100 प्लस तो थी। इन्होंने तो हमें 40-50 हज़ार बताया, हम फिर भी 1 लाख का हिसाब आंकड़ा लाख चल रहे थे। अब ये नहीं आइडिया था कि वो इतना बढ़ गया है, बढ़ने के बाद फोर्स और बढ़ाया गया। यानी स्थानीय पुलिस को यह आइडिया ही नहीं था कि भीड़ 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। सवाल फिर लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का क्या मतलब? सवाल ये कि पुलिस कार्यक्रम के बीच की जगह में क्यों नहीं थी? और भी सत्संग होते हैं, वहाँ तो अंदर भी पुलिस रहती है, व्यवस्था जो है वहाँ तो अलाउ करते हैं लोग। एक नाम और था वो राम रहीम, दूसरा क्या नाम था उसका? आसाराम था, रामपाल था। रामपाल सिंह की क्या था स्थिति, क्या था वो, क्यों, किसने किया? वो भी उसकी अलग स्पेशल फोर्स थी ना। यानी पंडाल का भीतरी इंतजाम बाबा भोले की इस स्पेशल फोर्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसकी नजर भीड़ कंट्रोल से ज्यादा इस बात पर थी कि कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद ना करे। वीडियो बंद कर ले भाई, नहीं तो दल यार। अब सवाल है, बाबा भोले के सेवादारों के भरोसे 2.5 लाख भक्तों को छोड़ देने का अंजाम क्या हुआ? कब पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे? कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी का प्रवचन हो गया, वो चले भी गए। दिक्कत आई, वो चले गए एकदम से, भीड़ में भगना, वो नहीं पता था कि इस तरह से भगेंगे। अच्छा, उसका 2 मिनट का गैप भी मिला होता, मान लेते हैं, हम खुद बता रहे हैं कि 2 मिनट का उसका आभास भी हो गया होता, 2 मिनट का समय मिला होता तो पुलिस इसलिए सुधार भी देती। वो फलक झपकती ही पता नहीं चला, तो 2 मिनट का समय भी मिलेगा तो स्थिति सुधारा जाता। फलक झपकती ही घटना लेना हो गई। पुलिस को ये एहसास नहीं था कि चरण व्रज लेने इतनी पब्लिक आती है। ये
तो नहीं पता था, चलन लेकर भागता है। अगर मुझे पता होता कि वो फिर भीड़ भागती है तो उसको चलन पहले वहीं ना रखवा देते, पहले ही छोड़ के जा पहले। हमें नहीं आवाज़ कभी कि पुलिस को नहीं आइडिया था, हमें का मतलब पुलिस को आइडिया नहीं था कि इस तरह के अनुयायी हैं, इस तरह भागते हैं। पुलिस खुद कबूल कर रही है कि उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि बाबा के भक्त चरण धूलि लेने इस तरह गिरते पड़ते हैं। नतीजा सामने। रामकुमार के साथ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। 80,000 कहकर इस बाबा के चेले 2.5 लाख की भीड़ जुटा लेंगे। पुलिस इसका अनुमान लगाने में चूक गई और हाथरस का स्वास्थ्य महकमा और 2 कदम आगे बढ़ गया। 2.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एम्बुलेंस की तैनाती की गई थी और मेडिकल स्टाफ के नाम पर एक डॉक्टर समेत कुल 3 लोग यहां पर मुस्तैद थे। जरा आप सोचिए कि ऐसे हालात में जब यह हादसा हुआ होगा तो एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोग किस कदर बेमौत मरे होंगे। स्वास्थ्य महकमे के इंतजाम की पोल खोलने वाली अब यह रिपोर्ट आप देखिए। ये सोचकर ही रूह सिहर उठती है जब भगदड़ में कुचले गए लोग, जब दम घुटने से जमीन पर गिरे लोग एक एक सांस के लिए छटपटा रहे होंगे तो वहां इंतजाम के नाम पर सिर्फ 2 एम्बुलेंस थी, सिर्फ 2 एम्बुलेंस। इसके साथ ही सिर्फ एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ वहां मौजूद थे। ये हम नहीं कह रहे, एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर यह बात खुद उस हसायन पीएचसी के इंचार्ज ने कही जिसके तहत हादसे की जगह का इलाका आता है। नाम है डॉक्टर अंकुश। तो आपके यहाँ पड़ता है? हसैन में पड़ता है। हुसैन में पड़ता है। तो कितनी रिक्वायरमेंट आप लोग से मांगी गई थी? हमसे मेडिकल टीम और एम्बुलेंस बुलवाई गई थी, इसके लिए पत्र वहाँ बताया भी था, रिसीविंग भी थी और हमने अपनी मेडिकल टीम भी लगाई थी और एम्बुलेंस भी भेजी थी। कितनी टीम? एम्बुलेंस हमसे 1 की डिमांड हुई थी, हमने 2 भेजी थी एम्बुलेंस हमसे। और डॉक्टर्स कितने? एक डॉक्टर थे, एक पैरामेडिकल थे, एक वार्ड बॉय थे। ये हमने पहले भेजी थी, जो हमसे मांग करी गई थी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस के लिए, तो हमने उसके लिए ये भेजी थी। तो 1 की जगह हमने फिर 2 भेज दी। हालांकि संख्या नहीं थी उसमें, 1 भेजने 2 भेजनी, हमने अपनी तरफ से 2 भेज दी। एबीपी न्यूज ने इस बात की डॉक्टर अंकुश से दोबारा पुष्टि की कि क्या हादसे की जगह पर स्थानीय पीएचसी के अलावा किसी और हेल्थ सेंटर से एम्बुलेंस भेजी गई थी, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ भेजे गए थे। जो आपकी टीम रही उसने बताया कि खाली हमारी टीम है और भी टीम थी वहाँ से? एक बार अगर जानकारी मिल जाए तो। हाँ, कल में सत्संग में गए थे, हमारी टीम के अलावा कोई और भी मेडिकल टीम थी वहाँ पे, किसी और विभाग की, प्राइवेट, सरकारी या किसी और सीएससी? अपने सरकारी से कोई नहीं दिखा, कोई नहीं। तो फिर तो आपको खाली इन्फॉर्मेशन आपको ही थी और कुछ थी? हैरान करने वाली बात यह है कि हसायन के स्थानीय पीएचसी प्रभारी को ये पता ही नहीं था कि बाबा के सत्संग में कितने लोग पहुंचने वाले हैं। संख्या के बल पे नहीं, बस ये बताया था कि सत्संग है, सत्संग में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस वहीं पहुंचेंगे। संख्या पहले हमें नहीं पता था, संख्या तो हमें कल पता चली है जब ये वारदात हुई है। संख्या का कोई ज्ञान आपको नहीं था ना प्रशासन की तरफ से? आपको लिखित में ऐसा आया? तो ये लेटर किसकी तरफ से आता है आप लोग? हाँ, बस सीओ साहब की तरफ से आया था और बाकी वो यहाँ पे पहले आया था, फिर वो फॉरवर्ड किया था वाइजो साहब ने, उसकी तरफ से आया था। सूरजपाल के सत्संग के आयोजकों ने प्रशासन से 80,000 लोगों के कार्यक्रम की इजाजत ली थी और उनके लिए महज इतने ही इंतजाम किए गए, लेकिन पहुंच गए 2.5 लाख लोग और 2.5 लाख के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंस ही मौके पर मौजूद थी। भीड़ बढ़ती गई लेकिन प्रशासन सोया रहा। स्वास्थ्य विभाग भी नींद में था। किसी ने मौके पर ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टर तैनात करने की जरूरत नहीं समझी। हालात को देखते हुए कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। नतीजा मौत की आंधी के रूप में सामने आया। डॉक्टर आर के वर्मा। कितने लोग आपके पास में यहाँ पर आए जी पेशेंट? यहाँ सर जो हमारे पास जो रेफरल आए थे 89 डेड बॉडीज हमारे पास है, ब्रॉड डेड। हाँ, जो रिसीव बस 89। घायल जो थे वो हमारे पास थे 40। जब एक के बाद एक सिकंदरा राव सीएचसी में भगदड़ में मारे गए लोगों की बॉडी पहुंचने लगी तो यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स ने स्थानीय एसएचओ को फोन मिलाया। जरा सुनिए पुलिस अधिकारी ने उस डॉक्टर से जो कहा वो कितना खौफनाक है।
एसएचओ को कॉल किया तो उन्होंने हमें सूचना दी कि अभी और बॉडीज आएंगी आपके पास। मतलब 112 वालों ने एसएचओ ने हाँ थाने से उन्होंने बताया कि अभी और भी बॉडीज आएंगी। यानी पुलिस प्रशासन ने जिंदा लोगों की तादाद गिनकर एहतियाती इंतजाम भले ना किए हों, लेकिन उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को जरूर अलर्ट कर दिया कि अभी सीएचसी पर शवों की बाढ़ आने वाली है। इससे खौफनाक और दर्दनाक भला क्या हो सकता है। एबीपी न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के जिन सेवादारों ने पुलिस को पंडाल में घुसने नहीं दिया, वो ये बात जानते थे कि चरण रज लेने वाला क्लाइमेक्स खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस सड़क पर पहरा लगा दिया था जहां से होकर बाबा गुजरने वाला था। जैसे ही बाबा यहां से गुजरा, भक्तों का रेला उसकी चरण धूली लेने के लिए सड़कों पर झुकने लगा। इसी दौरान भगदड़ हुई और फिर सेवादारों ने डंडे के जोर पर भक्तों को रोक दिया। इसके 2 मिनट के अंदर यहां पर मौत का मातम पसर गया। रौब कायम करने के लिए इतना तामझाम। फिर सूरजपाल का हाथरस वाला समागम कैसे बना मौत का दूसरा नाम। खुद को भगवान का अवतार, नारायण हरि साकार कहने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा और उसके गुर्गों ने जो छिपाया वो सच एबीपी न्यूज खोज लाया। हमारे अंडर कवर कैमरे ने जो कैद किया, इसलिए चरण रज वाले प्रपंच का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज संगीता नाम की उस महिला के पास पहुंचा जिसका पति इस भगदड़ कांड में एक साथ कई किरदार निभा रहा है। वो बाबा का भक्त है, हाथरस वाले समागम के आयोजकों में से एक है, भगदड़ कांड का आरोपी है और अब सलाखों के पीछे भी है। नाम है मुकेश कुमार, जिसकी पत्नी अब बाबा और उसके भगदड़ कांड से जुड़े बड़े राज खोल रही है। बेशक कमेटी वालों का नाम है तो उन्होंने तो कुछ किया तो है नहीं, उन्होंने तो अब ये करवाया। अब ये क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। सर ये तो जनता की गलती है, जनता उनके पीछे भागी है, गाड़ियों के पीछे। ये जो बता रहे कि धूल बाबा जी की धूल, हाँ गाड़ी की धूल ले ले, उनकी चरणों की तो नहीं ले पाओगे, गाड़ी की तो ले पाओगे। उसका क्या होगा धूल का? पता नहीं क्या करें सारी जनता, बस माथे से लगाएंगे हम और सुबह हो जाएंगे। माथे से लगाने से क्या हो जाएगा? पता नहीं, जनता पागल है, उनके पीछे भागी। अब जनता के चक्कर में लोग संगीता बाबा को पाक साफ बता रही है, चरण रज के प्रपंच को नकार रही है, लेकिन उसकी बातों से सत्संग वाले मृत्युलोक की कई पोल पट्टी खुल गई। ये बात साफ हो गई कि पुलिस को पंडाल में घुसने से रोककर यहाँ सेवादारों ने सारी कमान संभाल रखी। सेवादार को बहुत यहाँ से ही लग गए थे, सबसे जुड़े हुए थे आप लोग? हम नहीं जुड़े, बस यहीं से ही यहीं गए, हम पहले से नहीं। नाम कैसे आप जो पूरी लिस्ट है 78 लोग, तो नाम इनका कैसे आया? पता नहीं किसने लिखवा दिया उन्होंने वैसे। यानी बाबा महफूज रहे, इसके लिए पूरी बिसात पहले ही बिछा ली गई थी। सेवादारों को पता था चरण रज के लिए ऐसी दौड़ लगेगी, लेकिन उन्हें सिर्फ बाबा की फिक्र, भक्तों की रत्ती भर चिंता नहीं थी। चरण रज के लिए मारामारी सूरजपाल के हर समागम का क्लाइमेक्स होता था। हर समागम में चरण रज के लिए भोले भाले भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती थी। बाबा के हाथरस वाले शो में भी यही होने वाला था। ये बात आयोजक और उनके घर वालों को अच्छी तरह पता थी, सेवादारों को पता थी। हैरत की बात है कि पुलिस और उसके खुफिया तंत्र को इसकी कोई खबर नहीं थी। पता होता कि वो भीड़ भागती है तो उसको चरण पहले वहीं ना रखवा देते, नहीं छोड़ के जा पहले। हमें नहीं आवाज कभी कि पुलिस को नहीं आइडिया था, हमें का मतलब पुलिस को आइडिया नहीं था कि इस तरह के अनुयायी हैं, इस तरह भक्त हैं। सवाल है कि अध्यात्म के नाम पर पलते अंधविश्वास को लेकर पुलिस और उसकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आखिर कर क्या रही थी। क्या अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग और कारोबारी मार्क किंगडन ने मिलकर अदानी समूह के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी? सेबी दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पहले ही कई सवाल खड़े कर चुकी है और अब हिंडनबर्ग और किंगडन के चीन कनेक्शन के चौंकाने वाले खुलासे से नया मोड़ आ गया है और आरोप ये लग रहे हैं कि हिंडनबर्ग की साजिश के तार चीन से जुड़े हैं। अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट सेलिंग का खेल और 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई। क्या हिंडनबर्ग और किंगडन का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था या फिर अदानी समूह के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी?
ये सवाल और गहरा हो गया है क्योंकि इस मामले का कनेक्शन अब चीन से जुड़ गया है। जाने माने वकील और सांसद महेश जेठमलानी का तो ये भी आरोप है कि अदानी समूह को कमजोर करने के लिए चीन ने एक बड़ी चाल चली है। मकसद ये था कि इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो काफी सफल रहा है, उसका रेप्यूटेशन और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों को तोड़ना और चाइनीज स्टेट जो है उसके हित को आगे बढ़ाना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन की मदद से हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग को अंजाम दिया, उसका संबंध चीन से है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क किंगडन पिछले 5 दशक से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं और उनकी पत्नी और हेज फंड मैनेजर एनला चैंग चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। एनला चैंग पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने का आरोप लग चुका है। मैडम चेंग वो अमेरिका में उसके ऊपर जांच हो रहा है। किस चीज पे जांच हो रहा है? कि वो एक जासूस है, चाइना के लिए बहुत बहुत पहुंची हुई औरत है और जासूस है। यानी वो 2 बड़े बड़े कंपनीज को स्थापित किए जिसके जो कंपनीज का मकसद था चाइनीज के स्वार्थ को प्रमोट करना, चाइनीज के जितने भी इंटरेस्ट थे, जो भी उनके बिजनेसेस थे, और चाइनीज रिपब्लिक का अच्छा छवि बनाना। हिंडनबर्ग मामले में अब एनला चैंग की भूमिका सवालों के घेरे में है। सेबी की रिपोर्ट में पता चला है कि किंगडन ऑफशोर फंड में मार्क और एनला चैंग फाउंडेशन की 25% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। ऐसे में हिंडनबर्ग की मदद में एनला चैंग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके पीछे बड़ी साजिश भी हो सकती है। पैसे आए उस फंड से मार्क एंड एनला, और वो पैसे फिर पोजीशंस लिए गए अदानी के स्टॉक में। हिंडनबर्ग का जो भूमिका था वो सिर्फ ये था कि वो एक रिसर्च अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उनके पूरे वर्किंग्स का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करे, जो इन लोग ने रिलीज किया था ट्रेडिंग पोजीशंस लेने के बाद। वो बड़ा महत्वपूर्ण। अदानी समूह के पोर्ट और माइनिंग का कारोबार ऐसे देश में भी फैल रहा है जहां चीन अपनी जगह बनाना चाहता है। अदानी समूह ने चीन को पछाड़कर श्रीलंका में कोयला प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया में गैलीली बेसिन में अदानी समूह ने खुद की कोयला परियोजना की रेल लाइन कंस्ट्रक्शन प्लान को छोटा कर दिया ताकि ये पास ही मौजूद चीनी प्लांट के काम न आ सके। इसके अलावा अदानी समूह ने इजराइल के हैफा में एक बंदरगाह की खरीद के लिए चीन से बढ़कर बोली लगाई थी। जाहिर है चीन के सामने अदानी समूह एक बड़ी व्यापारिक ताकत बनकर उभर रहा है। तो क्या अदानी समूह को कमजोर करने के लिए चीन से कोई साजिश रची गई? हिंडनबर्ग और मार्क किंगडन की मिली भगत के पीछे अगर चीन है तो इसका पूरा सच सामने आना बेहद जरूरी है।